अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुस्तक है जिसे महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। यह किताब पहली बार 1988 में प्रकाशित हुई थी और तभी से यह दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा पढ़ी गई है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को ब्रह्मांड यूनिवर्स की जटिल अवधारणाओं को सरल और समझने योग्य भाषा में समझाना है। यह किताब उन गूढ़ प्रश्नों पर केंद्रित है जो इंसान को हमेशा से परेशान करते आए हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, समय क्या है, ब्लैक होल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, क्या समय को पीछे घुमाया जा सकता है, यूनिवर्स का भविष्य क्या होगा। स्टीफन हॉकिंग ने इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग किया है, जैसे कि सापेक्षता, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स। लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि यह ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्होंने विज्ञान की पढ़ाई नहीं की है। इस किताब को पढ़ते समय पाठक एक अनोखे बौद्धिक सफर पर निकलता है, जहां उसे पता चलता है कि हम किस तरह के ब्रह्मांड में रहते हैं और विज्ञान ने इन रहस्यों को सुलझाने में कितनी तरक्की की है। प्रारंभिक ब्रह्मांड संबंधी अवधारणाएं। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सभी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इस विचारधारा को जियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता था, जिसे टॉलेमी नामक वैज्ञानिक ने मजबूत आधार दिए। इस मॉडल में माना गया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस की क्रांति। 16वीं शताब्दी में निकोलस कोपरनिकस ने एक क्रांतिकारी विचार दिया, हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसमें यह बताया गया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस विचार को बाद में गैलीलियो और केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने प्रमाणों से और मजबूत किया। गैलीलियो ने दूरबीन का प्रयोग कर यह देखा कि बृहस्पति के चंद्रमा उसके चारों ओर घूमते हैं, जो कि इस सिद्धांत का समर्थन करता था। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए, जिससे स्पष्ट हुआ कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल कक्षा में घूमते हैं। न्यूटन का योगदान। आइजैक न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। उन्होंने अपने गति के नियम लॉज ऑफ मोशन और गुरुत्वाकर्षण का नियम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के द्वारा बताया कि ग्रहों की गति क्यों और कैसे होती है। न्यूटन की अवधारणाओं के अनुसार ब्रह्मांड एक मशीन की तरह चलता है, पूर्व निर्धारित नियमों से। समय और ब्रह्मांड। न्यूटन का मानना था कि समय और स्थान बिल्कुल स्थिर और निरपेक्ष हैं। इसका मतलब यह था कि चाहे कोई वस्तु कहीं भी हो, समय हर जगह समान गति से चलता है। लेकिन आगे चलकर यह सोच बदल गई, खासकर जब आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश किया। ब्रह्मांड का विस्तार एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि यह फैल रहा है। एडविन हबल ने यह सिद्ध किया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मांड का एक आरंभिक बिंदु रहा होगा, जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं। विज्ञान की भूमिका। कि विज्ञान का उद्देश्य यह है कि वह एक ऐसा सरल मॉडल तैयार करे जो कि ब्रह्मांड के व्यवहार को समझाने और भविष्यवाणी करने में सहायक हो। कोई भी वैज्ञानिक मॉडल पूरी तरह सच नहीं होता, लेकिन जब तक वह प्रयोगों और प्रेक्षणों से मेल खाता है, तब तक वह उपयोगी माना जाता है। न्यूटन का ब्रह्मांड। आइजैक न्यूटन ने यह सिद्ध किया था कि समय और स्थान बिल्कुल निश्चित और निरपेक्ष एब्सोल्यूट होते हैं, यानी समय पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा चलता है और कोई भी वस्तु चाहे कहीं भी हो, उस पर ये नियम समान रूप से लागू होते हैं। उनके अनुसार समय स्वतंत्र रूप से बहता है। एक ही घटना हर व्यक्ति को एक ही तरह दिखती है। लेकिन आगे चलकर यह सोच गलत साबित हुई जब आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। गैलीलियो और सापेक्षता की शुरुआत। गैलीलियो गैलीली ने पहली बार यह बताया कि गति का अनुभव देखने वाले पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक चलती ट्रेन में बैठे हैं और गेंद गिराते हैं तो वह सीधा नीचे गिरेगी, लेकिन ट्रेन के बाहर खड़ा व्यक्ति देखेगा कि गेंद एक घुमावदार रास्ते से गिर रही है। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक क्रांतिकारी विचार दिया। उन्होंने कहा कि समय और स्थान एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि जुड़े हुए हैं। स्पेस और टाइम मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। गति करने वाले व्यक्ति के लिए समय धीमा हो सकता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। वस्तुएं जितनी तेजी से गति करेंगी, उनके लिए समय उतना धीमा चलता है। उदाहरण,
यदि कोई अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की गति के पास पास गति करता है तो उसके लिए कुछ साल बीतेंगे, लेकिन पृथ्वी पर बहुत अधिक समय बीत चुका होगा। प्रकाश की गति। आइंस्टीन ने यह भी कहा कि ब्रह्मांड में सबसे तेज गति प्रकाश की गति है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इससे तेज कुछ नहीं जा सकता। यह गति स्थिर होती है, चाहे स्रोत सोर्स कितनी भी गति से क्यों न चल रहा हो। स्पेस और टाइम का झुकाव, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। बाद में आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता, जनरल रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने बताया कि भारी वस्तुएं जैसे तारे या ग्रह अपने आसपास के स्पेस और टाइम को मोड़ देती हैं। इसी कारण वस्तुएं एक दूसरे की ओर खींचती हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण सी ग्रेविटी कहते हैं। उदाहरण, जैसे कोई भारी गेंद तने हुए रबर की चादर पर रखी हो और पास की छोटी गेंदें उसकी ओर लुढ़क जाएं। समय यात्रा का विचार। इस अध्याय में हॉकिंग यह भी कहते हैं कि आइंस्टीन के सिद्धांतों के अनुसार समय में आगे और पीछे जाना सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं मिला है जिससे हम समय में यात्रा कर सकें। बिग बैंग और समय की शुरुआत। आइंस्टीन के सिद्धांत यह भी संकेत करते हैं कि समय की एक शुरुआत थी, यानी बिग बैंग से पहले समय नाम की कोई चीज नहीं थी। स्थिर ब्रह्मांड बनाम फैलता ब्रह्मांड। पुराने समय में वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर स्टैटिक है, यानी न तो फैल रहा है और न ही सिकुड़ रहा है। लेकिन बाद में शोध से पता चला कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह खोज विज्ञान की दिशा ही बदल देती है। हबल की खोज। एडविन हबल ने 1929 में यह खोज की कि सभी गैलेक्सी आकाशगंगाएं हमसे दूरी बढ़ा रही हैं और जो जितनी दूर है वह उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। इस सिद्धांत को कहते हैं हबल का नियम, हबल्स लॉ। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। रेडशिफ्ट क्या होता है? जब कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो उसकी रोशनी का रंग लाल होता है। इसे रेडशिफ्ट कहते हैं। हबल ने आकाशगंगाओं की रोशनी में रेडशिफ्ट देखा, जिससे यह पता चला कि वो हमसे दूर जा रही हैं। बिग बैंग थ्योरी। अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसका मतलब यह है कि कभी वह बहुत ही छोटा और घना रहा होगा। इससे ही जन्म हुआ बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग वह क्षण था जब ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बेहद घने बिंदु से फैलना शुरू हुआ। इससे समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ सब की शुरुआत हुई। ब्रह्मांड की उम्र कैसे पता चली? हबल का नियम इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब साल है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आकाशगंगाएं कितनी दूर हैं और कितनी तेजी से दूर जा रही हैं। ब्रह्मांड का भविष्य। हॉकिंग इस अध्याय में 3 संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। ओपन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा और अंत में सब कुछ ठंडा और खाली हो जाएगा। क्लोज्ड यूनिवर्स, फैलाव रुक जाएगा और ब्रह्मांड वापस सिकुड़ने लगेगा, जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। फ्लैट यूनिवर्स, ब्रह्मांड एक संतुलन में रहेगा, न बहुत फैलेगा न ही सिकुड़ेगा। डार्क मैटर और ऊर्जा की भूमिका। ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखता है वह सिर्फ 5% है। बाकी डार्क मैटर 27% दिखता नहीं पर गुरुत्वाकर्षण पर असर डालता है। डार्क एनर्जी 68% ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रही है। धर्म और विज्ञान का नजरिया। हॉकिंग यह भी चर्चा करते हैं कि कैसे धर्मों में ब्रह्मांड की शुरुआत को ईश्वर से जोड़ा जाता है, जबकि विज्ञान इसे प्राकृतिक घटना मानता है, जिसे सिद्धांतों और गणनाओं से समझा जा सकता है। ब्लैक होल्स क्या हैं? ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के वह क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि किसी भी वस्तु को, यहां तक कि प्रकाश को भी, खुद में समा लेने की क्षमता होती है। इस वजह से इन्हें ब्लैक यानी काले होल कहा जाता है, क्योंकि इनसे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। ब्लैक होल का अस्तित्व 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता, जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार पहली बार किया गया था। लेकिन इसकी प्रकृति और गुणों को बेहतर तरीके से समझने का काम हॉकिंग और उनके समकालीन वैज्ञानिकों ने किया। ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? ब्लैक होल्स आमतौर पर बहुत बड़े तारे, मैसिव स्टार्स के सुपरनोवा से बनने के बाद उत्पन्न होते हैं। जब एक विशाल तारा अपनी आंतरिक ईंधन फ्यूल से समाप्त हो जाता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि वह तारा खुद के अंदर ही सिकुड़ जाता है और एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। यह प्रक्रिया तारे के केंद्र में होने वाली एक विनाशकारी घटना होती है, जो तारे को एक अत्यधिक घने और छोटे बिंदु में बदल देती है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी, जहां पर गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है और समय व स्थान का सामान्य अनुभव खत्म हो जाता है। इवेंट होराइजन
ब्लैक होल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका इवेंट होराइजन। यह वह सीमा है जिसके बाद कुछ भी, चाहे वह कोई वस्तु हो या प्रकाश, ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकता। इवेंट होराइजन से बाहर किसी भी वस्तु को हम सामान्य तरीके से देख सकते हैं, लेकिन जब वह इवेंट होराइजन के अंदर चली जाती है तो वह हमारे लिए अदृश्य हो जाती है। यही कारण है कि ब्लैक होल्स को सीधे देख पाना लगभग असंभव है, लेकिन उनकी उपस्थिति और उनके प्रभावों को हम अपनी प्रेक्षण तकनीकों से पहचान सकते हैं। द पावर ऑफ ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स के अंदर का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि वह न केवल पदार्थ को खींचता है बल्कि प्रकाश को भी पकड़ लेता है। जब कोई वस्तु इवेंट होराइजन से गुजरती है तो उसका समय धीमा पड़ जाता है। हॉकिंग इसे सापेक्षता का सिद्धांत के तहत समझाते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि समय और स्थान का अनुभव उस स्थान के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से प्रभावित होता है। ब्लैक होल के केंद्र में स्थित सिंगुलैरिटी वह जगह होती है जहां पर गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि स्थान और समय का सामान्य सिद्धांत वहां काम नहीं करता। वहां पर किसी भी वस्तु का आकार और द्रव्यमान पूरी तरह से बिगड़ जाता है। ब्लैक होल का तापमान, द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक होल्स। यहां तक कि ब्लैक होल्स का तापमान भी दिलचस्प है। एक समय था जब वैज्ञानिक मानते थे कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक होते हैं, यानी उनका तापमान शून्य होता है। लेकिन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार ब्लैक होल्स असल में बहुत हल्का रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं और यह रेडिएशन ब्लैक होल के भीतर पदार्थ को धीरे धीरे कम कर सकता है। इस सिद्धांत ने यह बताया कि ब्लैक होल्स न केवल पदार्थ को खींचते हैं बल्कि वे किसी प्रकार से ऊर्जा भी उत्सर्जित करते हैं। इसका मतलब है कि समय के साथ ब्लैक होल्स धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो सकते हैं और अंत में खत्म हो सकते हैं। हॉकिंग रेडिएशन। हॉकिंग ने यह सिद्धांत दिया कि ब्लैक होल्स से रेडिएशन उत्सर्जित होता है। यह रेडिएशन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास उत्पन्न होता है और इससे ब्लैक होल का द्रव्यमान धीरे धीरे घटने लगता है। हॉकिंग का कहना था कि यह रेडिएशन क्वांटम प्रभावों के कारण उत्पन्न होता है और इससे ब्लैक होल्स के खत्म होने की संभावना है, जिसका मतलब है कि ब्लैक होल्स कभी न कभी खत्म हो सकते हैं। ब्लैक होल और समय का संबंध। हॉकिंग इस अध्याय में बताते हैं कि ब्लैक होल्स के पास समय का विलक्षण प्रभाव होता है। जैसा कि पहले ही कहा गया था, ब्लैक होल के अंदर समय धीमा हो जाता है। इस सिद्धांत को सापेक्षता का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत समझा जा सकता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के तहत समय की गति में परिवर्तन आता है। ब्लैक होल के पास समय रुक सा जाता है और यहां पर सिंगुलैरिटी के अंदर समय और स्थान का कोई सामान्य अर्थ नहीं होता। ब्लैक होल्स के बारे में हमारी समझ। ब्लैक होल्स के बारे में हमारी जानकारी अभी भी बहुत सीमित है। विज्ञान की प्रगति के साथ हम धीरे धीरे ब्लैक होल्स को समझ पा रहे हैं। हॉकिंग का यह भी मानना था कि भविष्य में हमें ब्लैक होल्स के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है और शायद हम उन्हें नियंत्रित करने या उनसे ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। टाइम एंड द यूनिवर्स। हॉकिंग ने यह भी बताया कि ब्रह्मांड और समय दोनों का संबंध एक दूसरे से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि समय का अस्तित्व ब्रह्मांड के जन्म से शुरू हुआ, इससे पहले कोई समय नहीं था। यह विचार न्यूटन और आइंस्टीन के विचारों से अलग था, जिन्होंने समय को एक निरंतर और स्थिर वस्तु माना था। हॉकिंग ने अपने सिद्धांत में समय को ब्रह्मांड के साथ जोड़ा और बताया कि समय ब्रह्मांड के विस्तार के साथ बदलता है। उनका यह मानना था कि अगर हम बिग बैंग के बाद से समय की शुरुआत को समझते हैं तो हम ब्रह्मांड के इतिहास को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हॉकिंग का ऑब्जर्वेशन सिद्धांत। हॉकिंग ने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे नॉन सिंगुलर टाइम कहा गया। इसका मतलब है कि समय की शुरुआत कोई विशिष्ट बिंदु नहीं है, बल्कि समय का शुरू होना एक निरंतर प्रक्रिया है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को सिमुलेट करने वाले मॉडल में समय का कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता, जैसे पहले सोचा जाता था। इसके बजाय समय का स्वाभाविक रूप से विस्तार होना जारी है और हम इसे विभिन्न स्थितियों और घटनाओं के माध्यम से देख सकते हैं। हॉकिंग का मानना था कि इस दृष्टिकोण से ब्रह्मांड को समझने में मदद मिल सकती है और इस दृष्टिकोण से हम यह भी जान सकते हैं कि ब्रह्मांड का अंत क्या हो सकता है। इस सिद्धांत ने पारंपरिक विचारों को चुनौती दी और एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ब्रह्मांड का अंत, द एंड ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, इस पर वैज्ञानिकों में लंबे समय से बहस रही है। हॉकिंग ने इस पर चर्चा करते हुए बताया कि ब्रह्मांड का अंत किस तरह से होगा, यह उसके विस्तार की गति पर निर्भर करेगा। उनके अनुसार 3 संभावनाएं हैं। बिग क्रंच। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक समय आएगा जब उसका विस्तार रुक जाएगा और फिर वह संकुचित होना शुरू हो जाएगा।
धीरे धीरे सब कुछ एक बिंदु पर आकर संकुचित हो जाएगा। इसे बिग क्रंच कहा जाता है। यदि यह स्थिति सही होती है तो सभी आकाशगंगाएं, सितारे और ग्रह एक साथ संकुचित होकर एक विशाल बिंदु में बदल जाएंगे, बिग फ्रीज, जिसके तहत ब्रह्मांड का विस्तार अनंत रूप से जारी रहेगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता जाएगा, उसमें ऊर्जा की कमी होती जाएगी और अंततः हर चीज ठंडी हो जाएगी। इस अवस्था में ग्रह, सितारे और आकाशगंगाएं धीरे धीरे बिखर जाएंगी और ब्रह्मांड का तापमान शून्य के पास पहुंच जाएगा। बिग रिप। तीसरी संभावना बिग रिप की है, जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार इतना तेज हो जाएगा कि यह सारी सामग्री को अलग अलग कर देगा। इससे आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और यहां तक कि परमाणु भी टूट जाएंगे। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि अगर ब्रह्मांड के विस्तार की गति अत्यधिक तेज हो जाए तो वह पूरी ब्रह्मांड की संरचना को नष्ट कर देगा। हॉकिंग का मानना था कि बिग फ्रीज सबसे अधिक संभव संभावना है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के विस्तार के वर्तमान बर्ताव को दर्शाता है। हॉकिंग्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। हॉकिंग ने यह सिद्धांत भी प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड के भूतकाल और भविष्य को समझने के लिए हमें क्वांटम सिद्धांत, रिलेटिविटी थ्योरी, दोनों को एक साथ समझने की आवश्यकता है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि ब्रह्मांड के भविष्य और उसके समय का अध्ययन करने के लिए हमें इन दोनों सिद्धांतों का सामंजस्य करना होगा, ताकि हम इसके विस्तृत और जटिल कार्यप्रणाली को सही ढंग से समझ सकें। हॉकिंग ने यह भी कहा कि भविष्य में समय और ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने के लिए हमें और अधिक वैज्ञानिक अन्वेषण की आवश्यकता होगी। द यूनिफाइड व्यू ऑफ द यूनिवर्स। हॉकिंग के अनुसार ब्रह्मांड एक विशाल और जटिल संरचना है जो समय और स्थान के नियमों के तहत कार्य करती है। उन्होंने इसे एक समग्र दृश्य के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें हर घटना, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। उनका कहना था कि विज्ञान और ब्रह्मांड के सिद्धांतों को समझने के लिए हमें उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ताकि हम समग्र ब्रह्मांडीय संरचना को समझ सकें। इसके लिए सापेक्षता और क्वांटम सिद्धांतों का संयोजन करना जरूरी है, क्योंकि यह दोनों मिलकर ब्रह्मांड के संचालन को समझने में मदद कर सकते हैं।